Hi, this is विशाल फ्रॉम भावना एजुकेशन हब। लेट्स कंटिन्यू विद द करंट अफेयर सेशन। एक रिवर का नाम न्यूज़ में रहा था, लक्ष्मण तीर्था। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कावेरी की एक ट्रिब्यूटरी है। अब ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इट हैज़ बीन कम्प्लीटली ड्राइड अप। और ऐसा कोई भी टर्म कभी न्यूज़ में आया, कोई नदी जो होती है वो डेड रिवर घोषित हो गई है, ठीक है, टॉक्सिक हो गई है, उसमें पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अलगाई हो गए, जिसकी वजह से अलगाल ब्लूम देखा जा रहा है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना क्या है कि एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि लक्ष्मण तीर्था रिवर वॉज इन न्यूज रिसेंटली बिकॉज ऑफ विच रीजन। तो आपका आंसर क्या होगा? इट हैज बीन कंप्लीटली ड्राइड अप। ये भी परसों नरसों न्यूज फ्लैश हुई थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन में क्या होगा आपके? कावेरी होगा, कृष्णा होगा, गोदावरी होगा। साउथ की रिवर्स का नाम दे देंगे, या हो सकता है कुछ बहुत छोटी नदियों के नाम दे दें, पेन्नार दे दें, मुल्ली पेरियार दे दें, ठीक है। आपको लगेगा सब या केरला में ही है, तमिलनाडु में ही है, कोई ना कोई तो हो गई। तो ये ध्यान रखना है कि लक्ष्मण तीर्थ रिवर जो है वो बेसिकली इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, ठीक है। मैंने इसके लिए मैप अटैच किया, ये थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ लक्ष्मण तीर्थ से ही क्वेश्चन है। क्योंकि लक्ष्मण तीर्थ न्यूज में थी तो ये सारी नदियां न्यूज में आ जाती जो कावेरी की ट्रिब्यूटरीज थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ नदियों के नाम मिलेंगे, जैसे सुवर्णवती है, ठीक है, एक आपको दिख रही है यहाँ पे शिमशा, एक आपको दिख रही है हेमवती, ठीक है, और इसके अलावा कोई दिख रही है आपको? भावनी रिवर एक है, ठीक है, लोअर भावनी अपर भावनी। एक है आपकी अमरावती करके है, ठीक है। और कोई नदी दिख रही है? नहीं, यही 4-5 हैं आपकी। तो ये सारी जो नदियां हैं, चाहे हेमवती हो, चाहे शिमशा हो, आपकी हेरांगी है यहाँ पे दिख रहा है, ये कबनी है, काबिनी रिवर है, ठीक है, ये भावनी हो गई आपकी, ये सुवर्ण तीर्था हो गई, लक्ष्मण तीर्था, ये अमरावती हो गई। तो ये सारी नदियां जो है दे आर बेसिकली द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी। तो क्वेश्चन ये हो सकता है, इसका ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिएगा, ये कर्नाटका से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। हेमवती आपको दिखेगी कर्नाटका से निकली है, फिर ये इधर बैंगलोर के पास से होती हुई इधर इधर दिख रही है, ये थोड़ा सा तमिलनाडु का सलेम रीजन कवर करती है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम और द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर, ठीक है। और इसके साथ साथ ये आपकी इधर तमिलनाडु में आती है। इधर क्या ये केरल में है? ये देखिए थोड़ा सा इसका पॉइंट ऊपर का नॉर्थ केरल में और थोड़ा सा मिडिल केरल में टच कर रहा है। यानी बेसिकली इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है ये 3 स्टेट्स में, या इसका कैचमेंट एरिया 3 स्टेट्स को कवर करता है। वन इज योर कर्नाटका, अदर वन इज योर केरला, थर्ड वन इज योर तमिलनाडु, ठीक है। और साथ ही साथ में ये आपका इसको भी टच कर रहा है, कराईकल, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी आपको पता ही है 4 जगहों पे टूटा हुआ है, केरल में पड़ता है, फिर आपका तमिलनाडु में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कहीं इसको माही बोल देते हैं, कराईकल बोल देते हैं, पुडुचेरी बोल देते हैं, यनम बोल देते हैं। तो कौन किस स्टेट में लोकेटेड है ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। तो जो कराईकल वाला पार्ट है पुडुचेरी का, ठीक है। अच्छा, ऐसा है क्योंकि पौंडीचेरी एक जगह पे लोकेट ना होकर 4 अलग जगहों पे है। आपको पता ही है कॉलोनियल पीरियड पे या फिर फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो फ्रेंच डोमिनेटेड टेरिटरीज थी, देखिए ऐसा नहीं है कि पूरे भारत पे सिर्फ अंग्रेजों का शासन चलता था, मतलब ब्रिटिश का शासन था। यहाँ पे आपको पता है डच भी आए थे, पोर्टुगीज भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, ठीक है। तो जैसे पोर्टुगीज थे, इन्होंने दमन एंड दीव और इन रीजन्स पे अपना कब्जा करके रखा था 1961 में। आपको पता ही है, चाहे गोवा हो गया, चाहे दमन दीव होगा, ये सब तब लिबरेट हुए थे आपके, ठीक है। साथ साथ में कुछ फ्रेंच टेरिटरीज भी इंडिया में पड़ती थी, ठीक है, जो 4 अलग अलग जोन पे थी। थोड़ी सी केरल में थी उस साइड में, इधर आपको आंध्र प्रदेश में मिल जाएंगी और तमिलनाडु में मिल जाएंगी। इनको कलेक्टिव फॉर्म में पुडुचेरी कहा जाता था, इसीलिए ज्योग्राफिकली ये 4 जगहों पे लोकेटेड है पुडुचेरी, ठीक है। तो फिर से लक्ष्मण तीर्था पे आते हैं। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कावेरी इन कर्नाटका। तो लक्ष्मण तीर्थ एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे? कर्नाटका में, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ पे करती है? ब्रह्मगिरी हिल में। ब्रह्मगिरी हिल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कावेरी का ओरिजिनेशन ब्रह्मगिरी हिल माना जाता है, ठीक है, इन द कॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, एंड देन इट फ्लोज ईस्टवर्ड। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो लक्ष्मण तीर्थ है ये ईस्टवर्ड बहती है या वेस्टवर्ड बहती है? कॉमन सेंस की बात है, इसका ड्रेनेज कावेरी का किधर है आपका? अरेबियन में है कि बे ऑफ बंगाल में? बे ऑफ बंगाल साइड में जाता है, वही मन्नार के ऊपर वाला जो रीजन है। तो ऑब्वियस सी बात है वेस्ट ही में बहकर इधर सॉरी ईस्टर्न साइड में बहेगी ना। लक्ष्मण तीर्था भी इसी साइड में आपकी ईस्टवर्ड जा रही है, ठीक है। कावेरी बेसिन एक्सटेंड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड द केरला एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, भी आपको बताया था। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर आप लेफ्ट राइट में सेग्रीगेशन नहीं भी कर सकते हो तब भी कम से कम इनके ट्रिब्यूटरीज के नाम पे नजर मार लीजिए। हरांगी, हेमवती, इसको कहीं पे हरांगी, कहीं पे हेरांगी भी लिखा होता है, एच ई भी लिखा दिखेगा आपको। शिमशा एंड द अर्कावती, ये जो 4 ट्रिब्यूटरीज हैं ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। लेफ्ट बैंक का मतलब क्या होता है? अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको इधर दिखाई दे रही है ऊपर की साइड में, ठीक है, मतलब नदी ऐसे बह रही है तो आप ऐसे खड़े होकर देख लीजिए इसको, इस साइड में लेफ्ट बैंक मतलब ऊपर का हिस्सा, राइट बैंक मतलब नीचे का हिस्सा। जैसे ब्रह्मपुत्र के केस में हम लोग लेफ्ट राइट नहीं यूज करते हैं, वहां पे अपर ब्रह्मपुत्र लोअर ब्रह्मपुत्र यूज करते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र कुछ ऐसे बहती है तो कुछ नदियां ऊपर से आके मिल रही होती हैं, कुछ नदियां नीचे से जाती हैं, तो हम लोग बोल देते हैं उसको अपर पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र है, लोअर पार्ट, या अपर ट्रिब्यूटरीज या लोअर ट्रिब्यूटरीज। और ज्यादातर नदियों के केस में हम लोग लेफ्ट राइट वर्ड का यूज करते हैं। तो डायरेक्शन देख लीजिए, अपना हाथ देख लीजिए, लेफ्ट है कि जैसे गंगा है, गंगा कैसे बहती है? इधर से बह रही होती है, तो जो इधर से नदियां आएंगी उनको कौन सी बोला जाएगा? लेफ्ट बैंक। ऐसे करके देखिए ना, नदी इधर बह रही है और जो इधर से आके ट्रिब्यूटरीज मिलती है, जैसे यमुना हो गई, ठीक है, और नीचे सोन आके मिलती है, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। और वही जो ऊपर से घाघरा हो गई, गंडक हो गई, वो सारी नदियां कौन सी आ जाएंगी? आपकी लेफ्ट बैंक में हो जाएंगी, ठीक है।
तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? हिरांगी, हेमवती, शिमशा एंड द अर्कावती। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है इसकी? लक्ष्मण तीर्था, कब्बानी, सुवर्णवती, भावनी, नोइल और अमरावती। ठीक है, अमरावती आपको पता ही है कहाँ पड़ता है वैसे, एज अ सिटी कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में कि आंध्र प्रदेश में? मैप पे चेक करिए, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। ठीक है, वो अमरावती अलग है लेकिन अमरावती ट्रिब्यूटरी भी है। तो दैट वाज ऑल अबाउट लक्ष्मण तीर्था। आगे चलते हैं, चित्रकूट स्काईवॉक ब्रिज, ये काफी न्यूज में रहा था, आपने देखा भी होगा। चित्रकूट एग्जैक्टली एज ए डिस्ट्रिक्ट कहाँ लोकेटेड है? अगर मैं आपको ऑप्शन में दूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, तो आपको पता ही है चित्रकूट, तुलसीदास रिलेटेड, वहां उन्होंने रामायण लिखी, चित्रकूट का बाबा रेफरेंस रामचरितमानस में भी मिलता है, समथिंग लाइक दैट, आपको लगेगा उत्तर प्रदेश में हो गया। मध्य प्रदेश में क्या कोई चित्रकूट नाम का डिस्ट्रिक्ट है? अगर ऐसे करके बाउंड्री है यूपी और एमपी की, तो चित्रकूट कुछ ऐसा पड़ता है। चित्रकूट यूपी में भी बिलोंग करता है और एमपी में भी बिलोंग करता है। तो आप देखिएगा एमपी की भी एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में, एक रीजन के रूप में आपको चित्रकूट मिलेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द उत्तर प्रदेश वाला चित्रकूट। ठीक है, यहाँ से तुलसीदास बिलोंग करते थे। अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि स्काई वॉक, ये आपने सुना होगा ना वर्ड बार बार, स्काई वॉक ब्रिज। ठीक है, ग्लास ब्रिज होता है एक इससे पहले वाला कहाँ खुला था? बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है राजगीर, आपको पता ही है, पाटलिपुत्र या पटना से पहले राजगीर वाज द कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर। ठीक है, तो राजगीर में भी नीतीश कुमार जब सीएम, अभी भी हैं वैसे तो, इस्तीफा देने के बाद भी खुद ही बन गए थे। ठीक है, तो एनीवे, वैसे नीतीश कुमार कितनी बार सीएम बन चुके हैं बिहार के? 7, 8, 9, ऑप्शन में ड्रॉप कीजिए, 9 टाइम्स बन चुके हैं इस बार का काउंट करके। ये थोड़ा फैक्चुअल है, स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है क्योंकि अभी उनका रिजिग्नेशन हुआ था, फिर से वो किए, तो मेरे ख्याल से 9 टाइम सीएम बने थे। फिर भी चेक कर लीजिए कि 8 है या 9 है या 10 है, वैसे 9 है आंसर, एनीवे उसको देख लीजिएगा। तो नीतीश कुमार की फोटो फ्लैश हुई थी कि इन्होंने राजगीर में एक इसी टाइप का ग्लास वॉक को अनवील किया था। ग्लास वॉक कुछ नहीं होता है, स्काई वॉक, कि मतलब कोई पहाड़ी सा इलाका होगा उसके ऊपर वो ब्रिज बना देंगे, मतलब आप ऊपर टहल सकते हो, वो शीशे का होगा। इसका फायदा ये होता है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। इमेजिन कर लीजिए नीचे शीशा लगा हुआ है, नीचे का व्यू आपको बेहतरीन दिखाई दे रहा है, नीचे जानवर घूम रहे हैं, कुछ कमरा आप चलते हुए उसको देख रहे हैं। ठीक है, और शीशा बड़ा ही मजबूत होता है, ये मैं सोचिए टहल रहे हैं तो टूट जाएगा, चटक जाएगा, टेम्पर ग्लास टाइप का नहीं होता है, अच्छा वाला मजबूत है। यूपी में पहला इस टाइप का स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी डिजाइन आप देख रहे हैं एक धनुष बाण के शेप में बनाई गई है, जो कि डिपिक्ट किसको करता है? राम को या रामायण को डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, तो थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखिएगा, ये जिस जगह पे लोकेशन है वहां पे एक वाटरफॉल है जिसका नाम तुलसी वाटरफॉल या आपका शबरी वाटरफॉल है। ठीक है, दोनों नाम उसके सही हैं। आगे देख लीजिए, इसका नाम चेंज हो गया था एक्चुअली में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज हैज बीन अनवील्ड एट द तुलसी या शबरी वाटरफॉल इन द चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, डिजाइन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लॉर्ड राम्स बो एंड द एरो। द ब्रिज वाज इरेक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 3.70 करोड़। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे वाटरफॉल कौन सा है? तुलसी या शबरी वाटरफॉल है, जो कि 40 फीट नीचे गिरता है और उसके बाद गहन जंगलों में विलुप्त हो जाता है, खो जाता है। ठीक है, 25 मीटर का ये जो है, अब ये करके निकला हुआ है, 22 निकला हुआ है जो बाण की लंबाई है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि 500 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर की लोड कैपेसिटी को हैंडल कर सकता है। और ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि तुलसी वाटरफॉल का पुराना नाम शबरी वाटरफॉल हुआ करता था, इसका रिसेंटली नाम बदल के तुलसी वाटरफॉल इसलिए कर दिया गया है क्योंकि तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, किस लैंग्वेज में की थी? अवधी में की थी। याद रखिएगा, जो रामायण है इसके अराउंड 300 वर्जन चलते हैं। जैसे आपको पता है साउथ में कम्बर रामायण चलती है, मतलब कर्नाटका साइड या तमिलनाडु साइड में कम्बर, तमिलनाडु साइड में बोलते हैं उसको। ठीक है, मतलब किसी और लैंग्वेज में लिखी है, तमिलियन या समथिंग, बात चेक कर लीजिए कि कम्बर रामायण एग्जैक्टली किस लैंग्वेज में लिखी गई है। इसके अलावा गुप्ता पीरियड में वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी थी। ठीक है, दैट वाज इन संस्कृत। उसके अलावा जब अकबर का पीरियड चल रहा था ड्यूरिंग द मुगल डायनेस्टी, तुलसीदास ने, एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता है बट इट इज बिलीव्ड दैट समवेयर इन द 1560s और 1570s, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी एंड दैट वाज इन द अवधी लैंग्वेज। बस आपको लैंग्वेज वाला फैक्ट याद रखना कि रामायण वाज रिटन इन द संस्कृत व्हाइल रामचरितमानस वाज रिटन इन अवधी। अवधी वही होती है जो आपने रामायण का, मतलब हम लोग बोल रहे हैं ना अखंड रामायण हो रही है, लेकिन वो टेक्निकली रामचरितमानस का पाठ हो रहा होता है। ठीक है, अवधी लैंग्वेज में। अगर एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि यूपी पीसीएस भी आ रहा है कि अवधी लैंग्वेज में क्या कोई और बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा गया है अपार्ट फ्रॉम रामचरितमानस? मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने पद्मावत लिखा था और कुछ साल पहले ये बहुत न्यूज में रहा था जब वही संजय लीला भंसाली की पद्मावती आई थी। ठीक है, तो जो जिस स्टोरी पे बेस्ड थी दैट वाज पद्मावत बाय मलिक मोहम्मद जायसी। तो अवधी में 2 सबसे बड़ी जो किताबें लिखी गई थी, वन वाज रामचरितमानस जो कि बेसिकली आपके रामा की जीवनी थी, जिसमें पहली बार राम को एक गॉड के रूप में डिपिक्ट किया गया था। इससे पहले जो रामायण थी उसमें इनको सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया गया था, उसमें उनको विष्णु का अवतार नहीं रिगार्ड किया गया था। और दोनों में काफी वेरिएशन है। ठीक है, बहुत सारी कहानियां हैं जो रामचरितमानस में बाद में जोड़ी गई थी जो कि ओरिजिनल रामायण में आपको नहीं मिलती हैं, क्योंकि कहानी नरेशन का फर्क होता है। एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए एक ऑथर एक रचना करता है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस भी कर देते हैं कई बार। ठीक है, तो एनीवे रीड समथिंग अबाउट तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तुलसीदास का असली नाम क्या तुलसीदास था या कुछ और था, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, तुलसीदास का नाम तुलसीदास ही था क्योंकि
बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है अभी वहाँ पे, और अयोध्या में भी टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ है, और राम को क्योंकि गॉड का डिपिक्शन ही मिला था रामचरितमानस से, तो तुलसीदास भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि शबरी का भी नाम बदल के तुलसी वाटरफॉल किया गया था। और इनका जन्म राजापुर में बताते हैं, तुलसीदास का जन्म जो था राजापुर में हुआ था, समवेयर नियर दैट वाज इंपॉर्टेंट। अश्वगंधा, ये भी न्यूज में था। आपको पता है यूपी पीसीएस ने 2 बार लगातार 2017 या 18 में हींग पे क्वेश्चन पूछा था। हींग होती है ना, ठीक है, जो आप खाने में मसाले के तौर पे स्पाइस के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, उस हींग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, ठीक है। एनीवे दैट वाज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज दैट कि हींग जो होती है वो किसी भी प्लांट के किस पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती है, उसके फ्लावर को, उसकी पत्तियों को, उसके स्टेम को, या उसके रूट को। ये क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में 2 बार पूछा गया है। तो ऐसा कोई भी प्लांट अगर न्यूज में रहा होता है तो याद ध्यान रखिएगा, यूपीपीएससी बड़ा ध्यान रखता है, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला, इसलिए हो सकता है यूपीएससी भी पूछ ले। इन्होंने एक बार सिगरेट्स पे क्वेश्चन लगातार 2 बार पूछा था, और क्वेश्चन क्या था आपका कि जो सिगरेट का स्मोक होता है उसमें फॉलोइंग में से कौन सी गैस या कौन सा एलिमेंट नहीं होता या होता है। तो बेंजीन पे क्वेश्चन ये लोग पूछ चुके हैं। जो सिगरेट का स्मोक होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोबैको, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सिगरेट, ठीक है, क्योंकि सिगरेट कंजप्शन की वजह से आपको पता ही है ट्यूबरक्लोसिस होता है, समथिंग तो इट इज ऑलवेज इन द न्यूज। जीएसटी वगैरह या आप कोई भी टैक्सेशन होता है तो आपको पता है टोबैको प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो अल्कोहल और सिगरेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ याशी का साधन है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था अपार्ट फ्रॉम ऑल द हार्मफुल गैसेस, में बेंजीन भी दिया था। तो लोगों का ध्यान नहीं गया कि हाँ बेंजीन होगा कि नहीं होगा, बट स्टिल बेंजीन इज ऑल्सो बेंजीन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, इट इज फाउंड इन द सिगरेट स्मोक, ठीक है। तो एनीवे वी आर टॉकिंग अबाउट अश्वगंधा। आपने नाम बार बार सुना होगा, अगर आप लोग रामदेव वगैरह के इनके जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं इसको फॉलो करते हैं या समथिंग लाइक दैट, कि अश्वगंधा चूर्ण आप लोग सुनते हो तो अश्वगंधा, अश्वगंधा मतलब घोड़े की गंध वाला, ये वर्ड वहीं से आया है। एक भीगे घोड़े की जो स्मेल होती है, वेट हॉर्स की जो स्मेल होती है, वैसी इसकी कुछ महक होती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ा, ठीक है। अश्वगंधा इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन जिनसेंग और द इंडियन विंटर चेरी। इट इज एन एवरग्रीन श्रब नेटिव टू इंडिया। ये आपको ध्यान रखना, ये इंडिया का नेटिव है, ठीक है, इंडिजिनस प्लांट है। नॉर्थ अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट, ये 3 जगहों पे पाया जाता है, तो इंडिया में तो फिलहाल नेटिव है ही है। साइंटिफिकली इट इज नोन एज वेंथेनिया सोमनीफेरा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये इंपॉर्टेंट, इंडियन जिनसेंग जो भी बोलते हैं, इंडियन विंटर चेरी बोलते हैं इसको। द श्रब, ये ट्री नहीं होता है, श्रब होती है, झाड़ जैसे तुलसी का पेड़ होता है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। द श्रब गॉट इट्स नेम अश्वगंधा बिकॉज इट्स रूट आर सेड टू स्मेल लाइक अ वेट हॉर्स। इट बिलोंग्स टू सोलेनाइसी। बायोलॉजी में एक वर्ड आता है, प्लांट्स का कैटेगराइजेशन होता है, एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें आपको वर्ड दिखा होगा सोलेनाइसी। इसको बोलते हैं नाइट शेड फैमिली, ठीक है, जो कि छाया में मतलब रहते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। इसमें दूसरे मेंबर्स होते हैं टोमेटो और पोटैटो भी, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि ये पूछ सकता है कि अश्वगंधा बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ द प्लांट्स, तो आंसर विल बी सोलेनाइसी और द नाइट शेड फैमिली, ठीक है। अश्वगंधा के कुछ बेनिफिट होते हैं, इट इज यूज एज ए मेडिसिनल प्लांट। वैसे अश्वगंधा के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन है, एनर्जी बूस्टर के रूप में यूज करते हैं। जैसे आप लोग होता नहीं रिवाइटल वगैरह खाते हैं, कई बार होता नहीं है रिवाइटल खा लो ताकत आ जाएगी, समथिंग लाइक दैट। तो अश्वगंधा के पाउडर को, मतलब आई एम नॉट रिकमेंडिंग और सजेस्टिंग, सिंपली मैं जो मतलब प्रिस्क्राइब किया जाता है वो बता रहा हूँ। आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका बहुत महत्व है, चरक संहिता में भी इसका मेंशन आपको मिलेगा, ठीक है। आयुर्वेद वगैरह में अश्वगंधा बार बार आता है। इसको बताते हैं कि गर्म दूध में मिला के पीने से आपकी एनर्जी बूस्टर का काम करता है टेक्निकली, ठीक है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर दोज लाइक द फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, जो आपके सेल्स के डिग्रेडेशन को मिनिमाइज करते हैं। जैसे आपको पता है आपकी एजिंग होती है, एज बढ़ती है तो आपके सेल्स भी डिजेनरेट होने लगते हैं, आप में बुढ़ापा आने लगता है, आपके बॉडी के सेल्स और टिश्यूज दोनों साथ में डीजनरेट होना शुरू होते हैं। आपको पता है टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड एवरीथिंग। जब सेल्स डीजनरेट होंगे तो टिश्यू भी डीजनरेट होंगे। जब बुढ़ापा आएगा 80-90 साल के होंगे तो आपको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर वगैरह शुरू हो जाएगा। तो जितने भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, चाहे आपके कुछ ऐसे फ्रेश फ्रूट हो गया या अश्वगंधा हो गया, ये आपके बॉडी के सेल्स का जो डीजनरेशन हो रहा होता है उसको मिनिमाइज करते हैं, उसको स्लो डाउन करते हैं। तो आपकी आयु जो होती है उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। दैट काइंड ऑफ, इट इज ऑल्सो नोन एज द एडेप्टोजन, मीनिंग इट हेल्प्स द बॉडी अडेप्ट टू स्ट्रेसर्स एंड रिस्टोर द बैलेंस। इट्स अदर बेनिफिट्स आर रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन, इंक्रीजिंग एनर्जी, एलिवेटिंग द एंजाइटी, एलिविएटिंग एंजाइटी मतलब एंजाइटी को खत्म करता है, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम होते हैं ना उस टाइप का। एंड इंप्रूविंग द स्लीप्स, यानी स्लीप वेक साइकिल को भी ये रिस्टोर करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अश्वगंधा प्लांट। अब एग्जाम में जैसे मैंने हींग का आपको एग्जांपल दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया कि हींग का कौन सा पार्ट एडिबल होता है, या जो स्पाइस के रूप में हींग यूज होती है वो प्लांट के किस हिस्से से निकाली जाती है। अश्वगंधा के बारे में खास बात क्या है कि all its part, basically the roots, the leaves and the berries, they have the different concentration of the bioactive compounds. That's why all parts of it are used. अश्वगंधा के पेड़ की चाहे वो जड़ हो, चाहे वो पत्तियां हो, चाहे उसकी जो फलियां हो, बेरीज हो, उन सबका यूज होता है, ठीक है। नोटेबल अमंग आर दीज आर द ये कुछ लिखा हुआ है, आर विद द एनुलाइड्स नेचुरली ऑकरिंग स्टेरॉइड कंपाउंड्स व्हिच हैव बीन एसोसिएटेड विद द बेनिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स ऑफ द बॉडी। दैट वाज ऑल अबाउट द अश्वगंधा। तो अश्वगंधा पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। ड्रैगन फ्लाई मिशन, ये न्यूज में था।
अब नाम सुन के तो यही लगता है ड्रैगन फ्लाई मिशन है, कोई उड़ने वाला ड्रैगन है, समथिंग ड्रोन वगैरह से रिलेट करता होगा। हो सकता है इसराइल और उसका गाजा वॉर चल रहा है, वहाँ पे लगता है इसराइल वालों ने कोई नई ड्रोन बना दी, या यूएस ने सर्विलेंस के लिए कोई नई बनाई, लेकिन नहीं, ये बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई मिशन, तो ये बेसिकली नासा का प्रोजेक्ट है। पहली चीज तो ये है, अब नासा का प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली इट विल बी डीलिंग विद सम काइंड ऑफ योर प्लेनेटरी बॉडी। ठीक है, किसी ना किसी प्लेनेटरी बॉडी के चक्कर काटने के लिए बनाया गया होगा। किस प्लेनेट पे हो सकता है, या हो सकता है किसी प्लेनेट के मून को स्टडी करने के लिए बनाया गया हो। तो राइट आंसर इज टू स्टडी सम मून ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेनेट। तो पहली बात किसका है, ड्रैगन फ्लाई मिशन किसका है, नासा का है। नासा क्या है, यूएस की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इट कंफर्म दैट ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन, रोटर क्राफ्ट क्या होते हैं, रोटर ऊपर यानी कि वो लगा है, वो लगा है, क्या बोलते हैं उसको, हेलीकॉप्टर में जैसे नहीं लगा होता रोटर ब्लेड्स एंड एवरीथिंग, तो फ्लाइंग के लिए यूज होता है, चक्कर काटेगा समथिंग लाइक दैट, और लैंड नहीं करेगा। देयर आर टू थिंग्स ना, या तो रोटर हो सकता है, रोटर क्राफ्ट हो सकता है, या फिर वो लैंडर हो सकता है। लैंडर का काम क्या होता है कि वो किसी सरफेस पे लैंड करेगा, वहां के सॉइल कंपोजिशन वगैरह टेक्सचर को स्टडी करेगा और सैंपल को वापस भेजेगा, दैट काइंड ऑफ द थिंग। उसके पिक्चर्स को ग्रैब करके भेजेगा। जैसे हमने भेजा है कोई रोटर, विक्रम लैंडर भेजा था ना हमने भी चंद्रयान मिशन में, चंद्रयान 3 पे भेजा था। ठीक है, इसके अलावा मार्स पे कुछ हमने भेजा है लैंडर के नाम पे नहीं। हमारा जो मॉम मिशन है मार्स ऑर्बिटल, वो ऑर्बिट करता है, चक्कर काटता है, यानी एक तरह से रोटर क्राफ्ट आप उसको कह सकते हैं। लैंडर मतलब जब वो सरफेस पे लैंड करेगा, तो ये क्या है, बेसिकली रोटर क्राफ्ट है, यानी चक्कर काटेगा। मिशन टू सैटर्न्स ऑर्गेनिक कंपाउंड रिच मून टाइटन, यानी सैटर्न का जो चंद्रमा है टाइटन, ये उसका रोटर क्राफ्ट है, उसको स्टडी करने के लिए बनाया गया। ठीक है, इसका बजट 3.35 बिलियन का समथिंग है, और इसकी जो लॉन्च डेट है वो जुलाई 2028 डिसाइड की गई है। ठीक है, तो पहली बात, अब ये हुआ नहीं है, भविष्य में होगा, 2028 में लॉन्च किया जाएगा। नासा का प्रोजेक्ट है, किसको स्टडी करने के लिए, सैटर्न का जो मून है आपका टाइटन, उसको स्टडी करने के लिए। इट इज अ डुअल क्वाडकॉप्टर डिजाइन टू फ्लाई अक्रॉस द सरफेस ऑफ द टाइटन, सैटर्न्स लार्जेस्ट मून। आपको ये भी एक फैक्ट मिल गया कि सैटर्न के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है, टाइटन है। ठीक है, it will explore a wide variety of location of the Saturn's moon Titan, spend most of its time on the moon's surface making the science measurements. It will use a radio isotope power system like the Curiosity rover on the Mars. अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि मार्स पर भी एक नासा का मिशन गया था जिसका नाम था क्यूरोसिटी। इसके अलावा परसिवरेंस वगैरह भी जा चुका, और भी बहुत सारे उनके गए हैं। ठीक है, इट्स फ्लाइट्स, डाटा ट्रांसमिशन एंड द मोस्ट साइंस ऑपरेशन विल हैपन ड्यूरिंग द डे एंड इट विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू रिचार्ज ड्यूरिंग द नाइट ऑन द टाइटन। इट इज अ रोटर क्राफ्ट टारगेटेड टू अराइव विद द टाइटन इन 2034। 2028 में लॉन्च होगा, 2028 में, और 2034 में टाइटन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, वही सब उसके बारे में। इट मार्क्स द फर्स्ट टाइम दैट नासा विल फ्लाई अ व्हीकल फॉर साइंस ऑन अनदर प्लैनेटरी बॉडी। द रोटर क्राफ्ट हैज 8 रोटर्स एंड फ्लाइज लाइक अ लार्ज ड्रोन। तो एक तरह का टेक्निकली ड्रोन है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ड्रैगन फ्लाई है। आगे चलते हैं, कैरोजेन, ये एक वर्ड न्यूज में था, और आपको पता है यूपीएससी में स्पेसिफिकली आपका जो साइंस एंड टेक का सेक्शन है, वहां पर ऐसे आपको खतरनाक से शब्द एनकाउंटर करने को मिलते हैं। अचानक से मिल जाएगा ड्रैगन फ्लाई मिशन वाज इन न्यूज रिसेंटली। ये क्या है, ये एक तरह का ड्रोन है, ये एक तरह का स्पेस मिशन है, या क्या है, तो आपको मार देना वहां पर। ठीक है यार, रोटर क्राफ्ट है, स्पेस मिशन है जो टाइटन को स्टडी करने के लिए बनाया गया। दूसरा आ सकता है क्वेश्चन, कैरोजन वाज इन न्यूज रिसेंटली। कैरोजन क्यों न्यूज में था? ठीक है, ये देखिए किसी से डील करता है। इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द रॉकी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द कैरोजन। कैरोजन कुछ नहीं होते हैं, दे आर द लंप ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। जैसे आप सड़क पे पड़ा हुआ गोबर देख लो, तो वो भी तो एक तरह का ऑर्गेनिक मैटर ही होता है। तो ऐसा कोई भी लंप हो सकता है ऑर्गेनिक मैटर का, किसी भी सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब लंप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो बेसिकली हाइड्रोकार्बन से बना होगा, तो उसे हम कैरोजन से रिलेट करते हैं। कैरोजन इज द पोर्शन ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक मैटर दैट इज नॉन एक्सट्रैक्टेबल यूजिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स insoluble in the solvents. It represents about 90% of the organic carbon in the sediments. It occurs in the source rock and many expel hydrocarbons upon the thermal cracking. ठीक है, तो टेक्निकली अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कैरोजन वाज इन न्यूज रिसेंटली, तो ये क्या होते हैं, नेचुरली ऑर्गेनिक लंप्स ऑफ ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो सेडिमेंट्री बेसिन में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका एक नया नाम हमने दिया है कैरोजन, बस आपको इतना ध्यान रखना है। टिपिकल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कैरोजन आर एल्गाई एंड द वुडी प्लांट मटेरियल। ये बना किसका होता है, बेसिकली ऑयल का नहीं बना होता है, वुडी प्लांट मटेरियल का बना होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कोई भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाए, सिंपल सी बात है ना। It consists of lighter as well as the heavier hydrocarbons and acts like the precursor to the oil and natural gas. यानी ये ऑयल और नेचुरल गैस जब बननी शुरू हुई थी उससे पहले का भी प्रीकर्सर। ऑर्गेनिक मैटर होता है, वहीं से तो हाइड्रोकार्बन निकलते हैं। तो प्रिमिटिव स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे इसको कैरोजन बुलाया जाता है, बाद में ये ऑयल एंड नेचुरल गैस का उत्पादन करने लगते हैं। दे हैव अ वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट रिलेटिव टू द ब्यूटामेन। ब्यूटामेन क्या होता है, एक तरह का कोल होता है, आपको पता ही है, एंथ्रोसाइड, ब्यूटामेन एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ब्यूटामेन फॉर्म्स फ्रॉम द कैरोजन ड्यूरिंग द पेट्रोलियम जनरेशन। ठीक है,
यानी ब्यूटामिन भी जो बना था, कोल का फॉर्म था, वो भी केरोजन से बना हुआ है। तो केरोजन एक वही वर्ड है, बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर के लंप्स के लिए यूज होता है, बस आपको ध्यान रखना, बहुत प्रिमिटिव स्टेज पे यूज होता है, मतलब इनिशियल फॉर्म में। The term hydrocarbon refers to the organic chemical compound composed exclusively of the hydrogen and the carbon atoms. They are naturally occurring and forms the basis of the crude oil, natural gas, coal and the other important sources. क्योंकि कैरोजन में बार बार ये वर्ड हाइड्रोकार्बन आ रहा था, तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कुछ ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होते हैं, जिससे हम ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ सूडान वॉज इन न्यूज रिसेंटली, अभी सूडान न्यूज में था। क्यों न्यूज में था उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले सूडान के बारे में देख लेते हैं, मैंने मैप अटैच किया यहाँ पे, राइट। ठीक है, तो क्योंकि सूडान न्यूज में था तो सूडान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे कुछ सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन चल रही है एक्चुअली में, ठीक है, तो इसलिए वो न्यूज हेडलाइन को हिट कर रहा था। तो सूडान के बारे में हमें क्या देखना है, मैप देखिए पहले तो, कि अगर क्वेश्चन आता है कि सूडान इज सराउंडेड बाई, अच्छा लास्ट ईयर यूपीएससी जो हुआ था 2023 का, उसमें प्रीमियर क्वेश्चन जैसे पूछ लिया गया था, क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो उन्होंने डोनबास रीजन पूछ लिया था। अब आपको पता है जिन लोगों ने न्यूज को समय कवर किया था कि डोनबास रीजन कंप्राइजेज ऑफ द डोनेट्स्क एंड द लुहांस्क, दो प्रोमिनेंट वहाँ की सिटीज हैं जो ऑटोनॉमी के लिए काफी टाइम से क्लेम कर रही हैं। तो रशिया ने यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दिया कि वो डोनबास रीजन को इंडिपेंडेंस दे रहा है, मतलब अपने आप डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है यूक्रेन में बिलोंग करने वाली टेरिटरी आज से आजाद है, हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग। ठीक है, तो डोनबास रीजन पे डायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी प्री पूछ चुका है, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन बेल्ट न्यूज में थी। इसके साथ साथ इस साल कौन से रीजन न्यूज में चल रहे हैं, रेड सी न्यूज में चल रहा है, पर्शियन गल्फ न्यूज में चल रहा है, क्योंकि ईरान वॉर में इन्वॉल्व हो गया। और बड़ी मजे की बात है, अभी सुबह में न्यूज देख रहा था क्लास लेने से पहले, तो पता चला ईरान ने कुछ मिसाइलें इराक पे भी दाग दी हैं। यानी अब इस वॉर पे जो हमने लास्ट सेशन लिया था, आपको ध्यान होगा उसमें रेड सी क्राइसिस को कवर किया था। ठीक है, तो मैंने कहा था कि लाइक इट विल एस्केलेट इनटू अ लार्ज स्केल वॉर। अभी तक ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है, अभी हम आगे देख लेंगे उसको, खैर। लेकिन अब क्योंकि सीरिया में ईरानियन एम्बेसी पे इजराइल ने मिसाइल लगा दी, तो ईरान ने उस पर मिसाइल लगा दी, तो ईरान गॉट इन्वॉल्व इनटू द वॉर। ठीक है, जो इजराइल और गाजा का वॉर चल रहा था। आज सुबह क्या हुआ है कि इजराइल की मिसाइलें इराक पे भी चली गई, उन्होंने टारगेट किया था ईरानियन एम्बेसी को ही, लेकिन वो टेक्निकली इराक में गई हैं। तो अब इराक विल ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इनटू द वॉर। तो आपके एग्जाम के लिए भी इराक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इराक किस पर्टिकुलर ओशन में या सी में खुलता है, उसके सराउंडिंग कंट्रीज कौन से, एनीवे वी आर टारगेट फोकसिंग राइट ऑन द सूडान। तो नेबरिंग कंट्रीज पहला क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि सूडान वाज इन न्यूज रिसेंटली। क्या सूडान अपने आप में अभी भी एक कंप्लीट सूडान है, कि सूडान से कोई हिस्सा 2011-12 के आसपास अलग होकर एक सेपरेट कंट्री बना था? बिल्कुल बना था, साउथ सूडान बना था। अब आपका काम है चेक करना कि साउथ सूडान एग्जैक्टली सूडान से अलग कब हुआ था। साउथ सूडान की कैपिटल है जूबा, इस मैप में पता नहीं दिख रही कि नहीं दिख रही है, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट, यहाँ की जूबा पड़ती है, JUBA। ठीक है, तो साउथ सूडान की कैपिटल है जूबा। आपका काम है चेक करना कि सूडान की कैपिटल क्या है। ठीक है, एनीवे हमारा पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सूडान के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं। तो आप देखोगे नॉर्थ में इजिप्ट पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा करके मैप है यहाँ, अगर आप जूम करके देखो तो दिख जाएगा कि सूडान लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एक स्लाइड इसकी लिए, तो आप देखेंगे इसके नॉर्थ के हिस्से में पाया जाता है, और इस सहेल रीजन में भी पड़ेगा। सहेल रीजन के बारे में बता ही चुका हूँ मैं, जैसे सहारा डेजर्ट का बेल्ट है वैसे सहेल रीजन एक पड़ता है, तो सूडान भी उसमें आता है। ठीक है, तो आप ये देखो सूडान है, इसके ऊपर आपको दिख रहा है ये इजिप्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बगल में इधर लीबिया दिखाई दे रही है, लीबिया इज कंट्री, इजिप्ट इज अ कंट्री चार्ट, देन कम्स योर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, देन कम्स योर साउथ सूडान, क्योंकि साउथ सूडान ही सूडान से अलग हुआ है, और यहाँ पे इथियोपिया और इधर इट्रिया। यानी कितने कंट्रीज हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज इसको सराउंड करते हैं। इजिप्ट, बस नजर मान लीजिए, इजिप्ट, लीबिया चार्ट, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है, सूडान, साउथ सूडान, और यहाँ पे इथियोपिया हो गई, यहाँ पे इट्रिया हो गई, और इसके साथ ही साथ में ये रेड सी रीजन में खुल रहा है। और सूडान इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रेड सी क्राइसिस चल रहा है। यानी सूडान इज ऑल्सो, सूडान इज नॉट डायरेक्टली अ पार्टी टू रेड सी क्राइसिस, बट स्टिल इट ओपन्स इन द रेड सी, सो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुछ रिपरकशन सूडान पे भी पड़ेंगे, क्योंकि ये पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया है यमन के हौती रिबल्स ने। ठीक है, यहाँ से शिप भी निकलने नहीं दे रहे हैं, ये सब नाटक चल रहा है, उसी को रेड सी क्राइसिस बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, नेबरिंग कंट्रीज पे आ सकता है, वो तो आप कर ही लोगे। अब दूसरा आ सकता है कि सूडान गेट्स ओपन इनटू विच पर्टिकुलर वाटर बॉडी। तो ऑप्शन में आपको मिल सकता है मेडिटेरियन सी, इंडियन ओशन, रेड सी और द पर्शियन गल्फ। तो आपका आंसर क्या होगा, रेड सी। ये इंडियन ओशन में नहीं खुल रहा, आपको देखने में समझ में आ रहा है कि चार बाकी साइड से लैंडलॉक है और एक साइड से रेड सी में खुलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है। इसके अलावा आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यूबियन डेजर्ट है। ठीक है, हो सकता है आपको दिखाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, न्यूबियन डेजर्ट लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री और ऑन विच इन विच पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो आंसर विल बी न्यूबियन डेजर्ट अफ्रीका के नॉर्दर्न हिस्से में पड़ती है, नॉर्थ हिस्से में पड़ती है, और स्पेसिफिकली किस कंट्री में है, सूडान में है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे टीगिया प्लेटू है। ठीक है, एक आपकी मारा माउंटेन्स पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ दिख जाए, नूबा माउंटेन्स हैं, एक कोई मोरो हिल्स हैं। ठीक है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड जजीरा,
ये जितने भी आपको मैप में दिखाई दे रहे हैं, और ये रेड सी हिल्स भी पड़ते हैं, बड़े मजेदार, क्योंकि रेड सी क्राइसिस चल रहा है। रेड सी वर्ड कहीं भी दिख जाए मैप में, फाइंड आउट कर लो कहाँ पे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेड सी हिल्स कहाँ पे है, तो एग्जैक्टली कहाँ है, सूडान में, रेड सी को फेस करते हुए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि रेड सी हिल्स लाई इन विच पार्ट ऑफ सूडान, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ सूडान, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आपको पड़ रहा है। तो न्यूबियन डेजर्ट, गजीरा, मोरो हिल्स, नूबा माउंटेन्स, मैरी माउंटेन्स, टेगा प्लेटू, जेबिल एबिसेट प्लेटू, हड्डा हिल, ठीक है, ये सारी जो जगह हैं ये आपकी सूडान में पड़ती हैं, क्योंकि सूडान न्यूज़ में था, ये सब देख लें, ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ जाता है। ये तो बता ही दिया है। इट शेयर्स अ बॉर्डर विद 7 कंट्रीज, इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट कोस्ट लाइन अलॉन्ग द रेड सी। दूसरा क्वेश्चन, नैरो स्ट्रिप ऑफ द वाटर गिव्स एक्सेस टू द इंडियन ओशन एज वेल एज द मेडिटेरियन थ्रू द रेड सी। डायरेक्ट इसको ओपनिंग इसकी रेड सी में है, लेकिन एक्सेस इसको मिल जाती है नीचे इंडियन ओशन और ऊपर उधर स्विस कैनाल के थ्रू। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द वास्ट प्लेन्स एंड द प्लेटू ड्रेन्ड बाय द नाइल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। नाइल नदी निकलती है यहाँ से, एक बार देख लो मैप में, ठीक है, कहीं से निकल रही है। ये देखो ब्लू नाइल दिखाई दे रही है आपको। आपको पता है ना, जो नाइल रिवर है ये टेक्निकली दो, मतलब क्या बोल सकते हैं, ट्रिब्यूटरी से बनती है ना, एक होती व्हाइट और एक होती ब्लू। तो व्हाइट कहाँ से निकलती है, जो नीचे विक्टोरिया पड़ता है। मेरे पास अफ्रीका का मैप नहीं इधर अवेलेबल, मैंने आपको दिखाता, अभी जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। एनीवे, लेक विक्टोरिया को मैप पे देख लेना एक बार। लेक विक्टोरिया से ऊपर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में व्हाइट नाइल बना शुरू होती है, और जो ब्लू नाइल है आपकी वो समवेयर यहाँ कहीं से निकलना शुरू होती है, इथोपिया से, लेक टाना के पास से। इथोपिया से होती है ये ब्लू नाइल, ये देखो यहाँ से निकल रही है, फिर ये सूडान होती जाती है, और इजिप्ट में जो खार्तूम है, ठीक है, खार्तूम में जाके व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल दोनों मिल जाती हैं, और उसके बाद इसको कहा जाता है लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट, मिस्र की लाइफलाइन, क्योंकि जो प्राचीन मिस्री सभ्यता थी वो नाइल नदी के किनारे ही वो थी। और नाइल और नील नदी जिसको आप बोल देते हो, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आपको पता है। फिर ये ऊपर जाके कहाँ खुल जाती है, आपके मेडिटेरियन सी में खुल जाती है, ठीक है, अर्क्वेट डेल्टा बनाती है वहाँ पे। These are all the information। तो हो सकता है पूछ ले कि जो सूडान है, सूडान के बारे में कुछ दे दे कि सूडान में कौन कौन सी डेजर्ट पड़ती है। लिबियन डेजर्ट पड़ती है, नूबियन डेजर्ट पड़ती है, द रिवर नाइल क्रॉसेज थ्रू इट, नूबा माउंटेन पढ़ते हैं, मोरो हिल पढ़ते हैं, इट हैज एक्सेस टू रेड सी। तो सूडान से रिलेटेड फैक्ट है, ऑप्शन में दे सकता है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में। लेक करीबा, ये भी न्यूज में था अभी रिसेंटली, ठीक है। And while Lake Kariba was in news, क्योंकि water levels at Lake Kariba in the Zimbabwe have dropped dramatically because of the latest El Nino drought। एक El Nino drought की सिचुएशन क्रिएट हो रही है आपकी अफ्रीका साइड में। आपको पता है El Nino इफेक्ट तो पता ही, ला नीना, El Nino, ठीक है, ये क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है, वेदर सर्कुलेशन वगैरह को अफेक्ट करते हैं, रेनफॉल पैटर्न को बेसिकली। साउथ अमेरिका में जो आपका ये चाइल्ड वाला रीजन पड़ता है, और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच का जो रीजन है, इंडियन ओशन वाला, यहाँ पे एक जगह पे सूखा पड़ेगा तो एक जगह पे बाढ़ आएगी, एक जगह पे बाढ़ आएगी तो एक जगह पे सूखा पड़ेगा, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो अफ्रीका साइड में यहाँ पे सूखा टाइप का पड़ रहा है, ड्रॉट टाइप की सिचुएशन आ रही है, इसकी वजह से लेक करीबा का वाटर लेवल रिसीड कर रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लेक करीबा जो है आपका एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है। कंट्री कौन सी है, जिम्बाब्वे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। Lake Kariba is the world's largest man-made lake and reservoir by volume. It lies approximately 1300 km upstream from the Indian Ocean along the border between the Zambia and the Zimbabwe। ठीक है, ये देखिए जिम्बाब्वे है, ऊपर आपका जाम्बिया आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसके बीच में आपको लेक करीबा दिखाई दे रहा है। बस इतनी लोकेशन इसकी देख लेना। It is 200 km downstream of Victoria Falls. That is not so important for your exam. Important is only it lies between which two particular countries, which part of the Africa and something like that। दुनिया का सबसे बड़ा और आपका मैनमेड रिजर्वायर टाइप का है। न्यूज में क्यों था, उसका वाटर लेवल रिसीड कर रहा है बिकॉज ऑफ द एल नीनो ड्राउट। ठीक है, सो दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड न्यूज दैट वर हिटिंग द हेडलाइंस इन द पास्ट 1 week, यू कैन कॉल इट, आफ्टर दैट रामनवमी थिंग। तो मैंने रामनवमी से इसलिए इसको लिया था अयोध्या वाले से। तो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द मेजर न्यूज़, और इन अवर सब्सिक्वेंट सेशन हम आने वाले टाइम में जो अप्रैल की जो अभी अपकमिंग न्यूज़ है उनको भी कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल बी कवरिंग सम ऑफ द न्यूज़ दैट वाज लेफ्ट फ्रॉम द मार्च मंथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। वी विल कंटिन्यू इन अवर सब्सिक्वेंट करंट अफेयर सेशंस।